तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है रिलेटेड टू इम्पल्स। कल हम लोग जो सारे प्रॉब्लम्स लिए थे दे वर रिलेटेड टू न्यूटन सेकंड लॉ एंड सम वर इन न्यूटन इन थर्ड लॉ। एक्चुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ तीनों से रिलेटेड था वो। आज के जो प्रॉब्लम्स थे दे आर मेनली रिलेटेड टू इम्पल्स। इम्पल्स आपको याद होगा, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी टी, और एक फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूला यूज होता है वो ये वाला यूज होता है, चेंज इन मोमेंटम वाला। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक दिया है, एक क्रिकेट बॉल है जिसका मास है आपका 0.25 किलोग्राम। तो भाई चलो, यहाँ पर एक क्रिकेट बॉल है हमको दिया गया जिसका मास है 0.25 किलोग्राम और वो ट्रैवल कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहा है। वो कोलाइड करता है बैट से और रिटर्न हो जाता है सेम स्पीड से। कोलाइड करता है बैट से और रिटर्न हो जाता है सेम स्पीड से, यानी कि -10 मीटर पर सेकेंड। और ये कोलिजन के लिए वक्त लगा 0.01 सेकेंड। उसने कहा कैलकुलेट करो चेंज इन मोमेंट, सॉरी कैलकुलेट करो इम्पल्स। देखो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल सा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। अब आपको मैंने लॉज ऑफ मोशन का पार्ट पढ़ाया था, मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन ही 3 दिन तक खींचा था। वहां पर मोमेंटम एंड इट्स चेंज भी मैंने पढ़ाया था। याद करो एक कॉन्सेप्ट जिसमें कहा गया कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, वो आता है, टकराता है, टकराने के बाद सेम स्पीड से दोबारा उसी डायरेक्शन में वापस जाता है। तो बताओ इस प्रोसीजर में चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? -2mv। अगर आपको याद होगा -2mv, बोलो क्या आएगा? -2mv। किस सिचुएशन में आता है ये? जब वो आया और उसी स्पीड से टकरा के उसी डायरेक्शन में वापस चला गया, रिटर्न हो गया, रिवर्स हो गया, -2mv। अब अच्छा ठीक है, चेंज इन मोमेंटम जो है -2mv होता है मैग्नीट्यूड में, जिसको आप सिर्फ ट्वाइस mv भी बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, मेरा जो इम्पल्स है चेंज इन मोमेंटम जो है वो ट्वाइस mv के बराबर है। 2 मास कितना बेटा आपका? 0.25 और वेलोसिटी कितनी थी? 10। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो हो जाएगा 0.5। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 5। दैट विल बी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पल्स। ये बात समझ में आपको? लिखिए। अगर हाँ टाइम का कोई यूज नहीं है, अगर वो पूछता फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल या फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट ऑन द बॉल, इन दैट सिचुएशन में टाइम से इसको डिवाइड कर डालता। तो याद होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो मैं उसको से डिवाइड कर डालता। ठीक है, लिख लो फास्ट। एक बहुत आसान सा सवाल। एक बॉल है जिसका मास m है, जो ट्रैवल कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप। उसको एक इम्पल्स मिलता है जिसकी वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे -3mi कैप। उसने कहा है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स। वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। सो मुझे क्या क्या दिया गया है सॉल्यूशन में? तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? 2i कैप प्लस 3j कैप। इसके अलावा क्या दिया गया है? मुझे डायरेक्ट इम्पल्स दिया गया -3mi कैप। ठीक है, उसके अलावा क्या दिया गया? उसके अलावा तो कुछ नहीं, बस मास m दिया हुआ है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी मुझसे पूछा गया है। ओके ठीक है, अब इम्पल्स के फॉर्मूले में कैसे निकालेंगे? हम वेरी वेल जानते हैं कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। तो पहले तो मैं वो लिख लेता हूं। तो भाई मैं जैसे कि जानता हूं कि हमारा इम्पल्स जो होता है इट इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ओके चलो माना। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाय वेक्टर vf। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? m मल्टीप्लाई बाय वेक्टर vi। m मैं इसको क्या कर सकता हूं? m को कॉमन निकाल सकता हूं। फिर क्या करूंगा? मैं वैल्यूज डालूंगा, इम्पल्स का फॉर्मूला वैल्यू डालूंगा तो क्या आएगा बेटा? -3mi कैप इंटू m। फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालना है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगा बेटा? 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और ये ब्रैकेट में इस तरह से दे दिया मैंने। अब देखो क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये m और ये m क्या हो जाएगा? कैंसल।
ये -3 आई कैप रह जाएगा और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट जो कि माइनस में है मैं उसको एलएचएस पे ट्रांसफर कर दूंगा। तो पूरा का पूरा ब्रैकेट माइनस की जगह क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा। सो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज -3 आई कैप इन ब्रैकेट प्लस 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल टू वेक्टर वी एफ। चलो ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो। -3 आई कैप प्लस 2 आई कैप क्या होता है, माइनस आई कैप। देखो वेक्टर वी एफ इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ये बेटा मेरे पास फाइनल वेलोसिटी आ गई, वेरी सिंपली, बहुत आसानी से, कुछ नहीं करना था। -3 + 2 -1 होता है और ये 3 जैसे के वैसे है, आ गया आपके पास। ठीक है, लिख लो। नहीं समझा पूछ लिया करो, कोई भी नहीं समझ में आ रहा पूछो, अभी पूछो, फिर बाद में आप 10 दिन के बाद या 1 महीने। तीसरा क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 10⁻³ किलोग्राम स्ट्राइक्स एन ऑब्स्टेकल एंड मूव्स एट 60 डिग्री टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। ठीक है भाई, तो वो कह रहा है इफ इट्स स्पीड आल्सो चेंजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स। तो भैया सिंपल सी बात क्या है, एक ऑब्स्टेकल था सामने, मान लो एक बुलेट आई, इस तरह से टकरा के इधर चलेगी, वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 60 डिग्री एंगल पे मूव हो रहा है। तो वो कह रहा है कि कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, आपका इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, फिर से अगर हम देखा जाए तो वही हमारा फॉर्मूला आ रहा है इम्पल्स का, घिसा पिटा बार बार, कि इम्पल्स जो है आपको अगर निकालना है तो इट विल बी चेंज इन द मोमेंटम। अच्छा ठीक है, चलो माना चेंज इन द मोमेंटम। ओके, जिसको क्या लिख सकता हूं मैं, m वेक्टर v2 माइनस m वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, m कॉमन निकाल ले सकते हैं। अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ओके, आया समझ में। अब देखो वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, यानी वेलोसिटी का सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स नाम की चीज तुमने पढ़े थे, है ना। अब अगर कोई मान लो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, फिर वो टर्न हो जाता है, फिर v2 वेलोसिटी से ट्रैवल करता है, तो पहली वेलोसिटी और दूसरी वेलोसिटी के बीच में का जो एंगल अगर थीटा रहा, तो उसका सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में फॉर्मूला क्या आता है, तो मैं बोलूंगा डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बोलो, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा, है ना। ये वाला एंगल लेना पड़ता है, इंटरनल एंगल, तो माइनस, बाहर वाला लेंगे तो प्लस लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। जैसा अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ बाहर वाला एंगल, कि भाई गया था ऐसा, फिर तो इधर आ गया, तो ये 120 डिग्री के एंगल से पलटा। तो अगर आप यहाँ पर ये बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल ले रहे हैं, कॉस ऑफ 120 डिग्री लगा रहे हैं, तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा। फिर आपको इंटीरियर एंगल लेंगे, अंदर वाला एंगल लेंगे, तो क्या लेंगे यहाँ पर, माइनस, बाहर वाला प्लस, कितने एंगल से पलटा, तो यहाँ क्या लेंगे, प्लस। और अगर अंदर से एंगल को नापेंगे कि पहले ये था डायरेक्शन, अब ये है डायरेक्शन, उसको अंदर से नापो एंगल क्या है, तो फिर यहाँ क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, अब चलो ठीक है, मेरे पास v1 क्या है बेटा, कहाँ गए बे, हाँ ये है v1, ये है v1 और ये है बेटा v2। चलो फिर निकालते हैं हम लोग, डेल्टा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, v2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 cos 60 1/2, cos 60 1/2, ये 2 और ये 2 हुआ कैंसर, 400 और 100 क्या होता, 500, 500 और ये 200 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 300। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, मेरे पास डेल्टा v कितना आ रहा है ना, अंडर रूट ऑफ 300। अच्छा, अंडर रूट ऑफ 300 को क्या बोल सकते हैं आप, 10√3 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में आपको। मगर मेरा टारगेट तो क्या निकालना है मुझे, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, तो वो होता है मास इंटू डेल्टा वी। मास कितना है बेटा आपका, 10⁻³ इंटू 10 इंटू √3, जो कि हो जाएगा 1.732 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर -2। तो जिसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 0.01732 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी माय आंसर। लिखो, अब देखो, a bullet of mass 0.15 kilogram is dropped from a height of 10 meter, strikes the ground and rebounds at the same height. To the same height, the magnitude of impulse imparted by the ball will be.
तो भाई कैसा है? हैं? बुलेट बॉल होगा। बुलेट कैसे ड्रॉप करे बाउंस होंगी? बॉल ऑफ मास होगा, है ना, 0.15 किलोग्राम। तो फिर भाई देखो, एक ये सरफेस है, एक बॉल है, इमेजिन कर लो। उसको आपने नीचे छोड़ा और बाउंस होके वापस उतनी ही हाइट पे वापस आया, उतनी ही हाइट पे वो वापस आया, है ना। अब थोड़ा सा मैंने एंगल तो टिल्टेड बताया है, वो एक्सल में क्या हुआ, जिस रास्ते गए था उसी रास्ते से वापस आया। ये बात समझ में आई आपको? जिस रास्ते से गए थे तुम, उसी रास्ते से वापस आ गया ये। ओके, अब बात ऐसी है बेटा, यहां पर अगर देखा जाए, उसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स इम्पार्टेड। अगर आपने नोटिस किया होंगे, पहली बात तो ये समझ में आती है मुझको कि जब जिस हाइट पे मैंने छोड़ा, टकरा के वो वापस उसी हाइट पे आया, इसका मतलब वो जब जमीन पे टकराया होगा तो जितनी स्पीड से टकराया होगा जमीन पे, उछलते वक्त भी उसकी स्पीड उतनी ही रही होगी, तभी तो वो सेम हाइट पर आया ना। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप पढ़ने वाले हैं आगे जाके। मगर अभी के लिए हम लोग बेसिकली ये याद रखो कि जितनी आपने छोड़े, इसको छोड़े ना आपने, तो जितनी स्पीड से टकराया होगा उतनी ही स्पीड से उछला होगा, तभी वो सेम हाइट पे पहुंचा। मतलब टकराने के पहले की स्पीड और टकराने के बाद की स्पीड कैसी थी? सेम थी। दूसरी बात, डायरेक्शन क्या हुआ है यहाँ पे? रिवर्स हुआ है ना। डायरेक्शन क्या हुआ है? रिवर्स है। अब बताओ, अगर डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, अगर क्या हो रहा है? सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, स्पीड जैसे कि वैसी है। फिर से बोलता हूं मैं, क्या रिवर्स हो रहा है बेटा? डायरेक्शन। और क्या है बेटा? स्पीड जैसे कि वैसी है। तो अब बताओ मुझको भैया, यहाँ पे आपका इंपल्स कितना रहेगा? अरे चेंजिंग मोमेंटम कितना रहेगा? अरे तो बतो 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 बतो, चुल्लू भर पानी देता मैं आरओ का सबको। 2 MV। अभी थोड़ी देर पहले तो तुमको रटाया मैंने। कितने नालायक है रे तुम। हाँ, मैंने क्या बोला कि भाई अगर डायरेक्शन रिवर्स होता है, स्पीड वही है, v स्पीड से आया था, v स्पीड से वापस गया, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 2 MV। -2 MV बोले थे, मैंने बोला था मैग्नीट्यूड 2 MV बोलना। अरे हाँ या ना? है ना? क्या हुआ, सोए नहीं कि रात को? ऐसा दिमाग काम नहीं कर रहे तुम्हारे? फिर से बोलो, ध्यान दो अब अच्छे से। एक ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से, अगर मान लो एक पर्टिकुलर स्पीड से टकराता है, टकराने के बाद उसकी स्पीड क्या होती है? रिवर्स होती है, या वेलोसिटी रिवर्स होती है, स्पीड सेम रहती है। वेलोसिटी रिवर्स होती है, स्पीड क्या होता है? सेम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? -2 MV। क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड में 2 MV। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि इसका क्या बोलते हैं यार, इंपल्स कितना है, इसका इंपल्स कितना है, मुझे पूछा गया यहां पर, इसका इंपल्स कितना है, तो इसका इंपल्स वही रहेगा चेंज इन मोमेंटम के बराबर। अरे हाँ या ना बोलो। और भाई ठीक है, वो तो हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ले रहे अपन, तो वो कितना हो जाएगा? 2 MV। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मास तो दिया हुआ है, मास तो दिया हुआ है, मुझे निकालना पड़ेगा कि वो कितनी स्पीड से टकराएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए कि ये जमीन पे जब टकराएगा तो कितनी स्पीड से टकराएगा, मुझे क्या दिया हुआ है? हाइट दिया है 10 मीटर्स, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। जैसे कि आप जानते हो, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2gh। हाँ या ना? v² इक्वल टू u² प्लस 2gh। बोले सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करें? बेटा वो मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े ना, कोई ऑब्जेक्ट को नीचे गिराए तो उसकी स्पीड बढ़ती, कितनी देर के बाद स्पीड अगर कैलकुलेट करना रहा तो भाई ये फॉर्मूला ले सकते हैं अपन। तो भाई ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि आपने ड्रॉप किए, है ना। तो भाई ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ ड्रॉप्ड। ठीक है, अब देखो v² इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10 डालो, ये भी 10, 100, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 10√2। ये 10 10 से 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 और 2 का √2। आया समझ में? अब चलो ठीक है, ये मेरे पास v आ गया, डाल दो वैल्यू। देयरफॉर j यानी इंपल्स इज इक्वल टू ट्वाइस mv। तो सिंस बोलना पड़ेगा रे। हाँ, तो मैं बोलूंगा देयरफॉर j इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मास कितना दिया गया बेटा आपको? 0.15 मल्टीप्लाई बाय √2। 0.15, हाँ 10√2, सॉरी 10√2। अच्छा ठीक है, देखो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.15 से मल्टीप्लाई करो 10 को, क्या बन जाएगा? 1.5। 0.15 को 10 से मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? 1.5। अच्छा 1.5 को मैं क्या लिख सकता, या चलो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू √2। अच्छा √2 की वैल्यू क्या होती है? अरे तुमको अभी तक की याद नहीं हुई?
1.414। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। फिर से बोलो, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। अब करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा आंसर, करो मल्टीप्लीकेशन। बोलो कितना आ रहा? 4.242 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यूनिट्स प्रॉपर लिखना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन सेकेंड, दोनों में से कोई एक। ये वाला कर दे, चलो। नहीं, यहाँ गर्म हो रहा है इतने एरिया में। कौन सा पंखा था ये? हाँ सही है। नेक्स्ट। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। A rigid ball of mass m strikes a rigid wall by 60 degree and gets deflected without the loss of speed. Loss of speed. नहीं रे, loss of speed as shown in figure. The value of impulse imparted is. भाई इंट्रोडक्शन, मोमेंटम एंड इट्स चेंज पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? है ना? क्या फॉर्मूला इसका अगर थीटा रहा तो? सिर्फ एक ही बंदा बोलता हमेशा, क्या है बाकी क्यों नहीं बोलते? पढ़ते नहीं घर पे जाके। क्या बोला मैं? डेली जाके रिवीजन करो। क्या आएगा इसका? ट्वाइस एम वी कॉस थीटा। ये देखो भाई, v स्पीड से आया, ये बॉल है जिसका मास है m, स्पीड v से आया, सरफेस पे टकराया, टकरा के रिटर्न हो गया, नॉर्मल के साथ उसने एंगल कितना बनाया? 60 डिग्री। जाओ देखो, डूडो इंट्रोडक्शन में जाओ, जाओ इंट्रोडक्शन में पलटाओ पेजेस, मोमेंटम एंड इट्स चेंज वाला कॉन्सेप्ट निकालो। देखो आखिरी में, अरे डायग्राम तो कम से कम मैच करो सना। क्या नजर आ रहा? केस थर्ड नजर आया कुछ? है ना? तुमको क्यों नहीं याद आया मालूम क्या? तुम लोग रिवाइज नहीं करते, तुम सिर्फ सपने देखते डॉक्टर इंजीनियर बनने के, उसके लिए जो मेहनत लगती ना वो कुछ भी नहीं करते। और बाद में नहीं हुआ था, नहीं यार मास्टर को पढ़ा के नहीं जाना, मैं दूसरी जगह लगा के देखता या देखती, उधर भी नहीं होता, वो भी मास्टर खराब निकला। है ना? बस घूमते हो इधर से उधर, जो करना है वो करते नहीं। तो भैया यहां पे इस सिचुएशन में हमको पूछा गया इम्पल्स निकालो, यानी कि चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस एम वी कॉस थीटा। अगर मैग्नीट्यूड में देखा जाए तो ट्वाइस एम वी कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ट्वाइस एम वी कॉस 60 क्या होता है बेटा? 1/2, 2 कैंसल, एम वी आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन निकला? फर्स्ट ऑप्शन। फिर तो भैया यहां पर क्या दिया गया है? फिगर रिप्रेजेंट्स पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉडी एट t इक्वल्स टू 0 इज। इंपल्स पूछा गया है जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम। इससे पहले कि आप सोच रहे होंगे सर एरिया अंडर द कर्व, नहीं, उसके लिए फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ चाहिए होता है। ये कहीं से भी फोर्स है क्या? ये तो पोजीशन आ गया, तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है और इंपल्स पूछा गया है। और कब पूछा बेटा? एट t इक्वल्स टू 0, ये मतलब यहां पर। मतलब हमें क्या देखना है? इंपल्स होता क्या है बेटा? वो होता है चेंज इन मोमेंटम। तो इस वक्त मोमेंटम में क्या बदलाव आया? इस वक्त मोमेंटम में, इधर ध्यान दो, लिखना बाद में, इस वक्त मोमेंटम में क्या बदलाव आया? मतलब इससे पहले मोमेंटम क्या था और इसके बाद में मोमेंटम क्या है। तो देखो अब यहां पर आप जैसे कि जानते हो, आप ये जानते हो कि इंपल्स को आप चेंज इन मोमेंटम कहते हैं, चेंज इन मोमेंटम कहते हैं। मगर मैं इसको मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकता हूं। अरे हाँ या ना बोलो, मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अब भाई मास तो कांस्टेंट ही होता है ना ऑब्जेक्ट का, बस उसका वेलोसिटी बदल रहा है यहाँ पे।
तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा अगर मुझे t इक्वल टू 0 सेकेंड्स पे, कहां पे बेटा, t इक्वल टू 0 सेकेंड्स में क्या कैलकुलेट करना है, इंपल्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंपल्स। तो मुझे एक्चुअली क्या चाहिए रहता है, चेंज इन मोमेंटम। मतलब इससे पहले मोमेंटम क्या था, इसके बाद क्या मोमेंटम था। तो इसके बाद वाले मोमेंटम को इससे पहले वाले मोमेंटम से माइनस करना पड़ता है। मगर उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, पता लगाओ इससे पहले क्या वेलोसिटी थी, वो हो जाएगी v1, इसके बाद क्या वेलोसिटी है, वो हो जाएगी v2, और v2 को v1 से माइनस करो और मास से मल्टीप्लाई करो और आपको मिल जाएगा इंपल्स। अब अगर आपने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा, उसकी अच्छी से प्रैक्टिस की होगी, तो आपको मालूम है कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। बोलो, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। कहां, स्लोप ऑफ द ग्राफ। अगर मैं ग्राफ का स्लोप ले लूं, स्लोप, तो भैया उससे क्या मिल जाती है, वेलोसिटी। अब अगर मैं इससे पहले देखूं तो मेरा ग्राफ कहां है, तो बोले यार ये तो टाइम एक्सिस के साथ ऐसी चाह रहा ना, सीधा सीधा फ्लैट है ना, ग्राफ फ्लैट, वो जीरो है, उससे मायने नहीं रखता, अपने को ग्राफ नजर क्या आया, फ्लैट फ्लैट। अब भैया अगर ऐसी ये मैं बोलूंगा ये प्लेटफॉर्म का स्लोप कितना है, आप बोले सर कहां स्लोप है, तो फ्लैट है एकदम, इसका स्लोप क्या बोलेंगे तुम, जीरो। तो मैं बोलूंगा इससे पहले जो स्लोप था वो तो जीरो था, तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, तो भाई मैं ये कहूंगा इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, सिंस v1 इज इक्वल टू स्लोप 1, जो कि क्या आएगा, जीरो, है ना। इससे पहला वाला जो पार्ट क्या है, स्लोप जीरो। अच्छा 0 सेकंड के बाद अब क्या स्लोप जीरो है, नहीं, अब तो अच्छी खासी स्लोप है ना। एक तो y2 माइनस y1 या x2 माइनस x1 भी कर सकते हैं, या एक और तरीका है tan थीटा, ये भी तरीका सिखाया था ग्राफ पढ़ाते वक्त, है ना। तो मैं बोलूंगा व्हाट इज v2, स्लोप ऑफ द सेकंड पार्ट क्या रहेगा, एक तो आप क्या करो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करो, या सिंपली क्या करो tan थीटा। तो अगर मैं लिखता हूं tan थीटा, वो हो जाएगा ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड 3 का, एडजेसेंट साइड 2 का, तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2। तो भैया ये हो गया मेरे पास v2 की वैल्यू। तो मैं बोलूंगा अच्छा ठीक है, देयरफॉर फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 में जाओ, इंपल्स क्या रहेगा बेटा, m मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है आपके पास 4, v2 कितना निकल के आया 3/2, v1 कितना निकल के आया, है ना। तो j इक्वल्स टू फिर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा 6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आंसर। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही निकला, नोट इट डाउन। देखो एक पार्टिकल है जिसका मास 2 किलो है, शुरू में वो रेस्ट पे था, फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन इट इन वन डायरेक्शन, उस मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, उस पर एक फोर्स लगा रहा है, सेम डायरेक्शन है, फोर्स का डायरेक्शन बदल नहीं रहा, और जो फोर्स की जो वैल्यू है वो लगातार बदल रही है, और उसको ग्राफ में बताया गया, फोर्स बढ़ा, कांस्टेंट रहा, फिर बढ़ा, फिर फोर्स कम हो गया, आखिरकार जीरो हो गया। द फोर्स टाइम ग्राफ इज शोन इन फिगर। तो बोले फोर्स और टाइम का ग्राफ इस तरह से दिखाया गया है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड। आपको पता लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स क्या आएगा। अरे सर फोर्स से हम लोग फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बेटा वेरी इजीली निकाल सकते हैं। आप उससे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आप फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, चेंज इन मोमेंटम, आई बात समझ में। और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी तो है मेरे पास, मास भी है मेरे पास, नहीं मास नहीं है ना, हाँ मास है, फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा अगर मैं इस एरिया अंडर द कर्व निकाल लूँ तो देखो बेटा मैं यहाँ लिख सकता हूँ सॉल्यूशन वगैरह पे, डेल्टा पी यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया निकालो, कैसे निकालेंगे, बहुत तरीके हैं, बांट सकते हैं, रेक्टेंगल ट्रायंगल में बांट सकते हैं, या फिर ट्रेपेजियम की आदत डालो, ये एक ट्रेपेजियम है, ये एक ट्रेपेजियम है, और ये एक ट्रायंगल है। देखो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का शेप ऐसा रहता है, ऐसा भी हो सकता है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है। उसमें दो पैरेलल साइड्स होते हैं, है ना, दो पैरेलल साइड्स होते हैं, बाकी ये दो पैरेलल नहीं रहे तो भी चलता, मगर दो कम से कम क्या होते हैं, पैरेलल साइड होते हैं।
तो मैंने जब यहां पर एक लाइन खींचा तो आपको एक ट्रेपेजियम जैसा नजर आया होगा। ये दो पैरेलल साइड नजर आए, 0 to 4 और ये 2 to 4। ये पैरेलल साइड की लंबाई कितनी है बेटा? 4। इसकी लंबाई कितनी है बेटा? 2। और इनके बीच का डिस्टेंस ये कितना है बेटा? 10। मेरा पहले एक ट्रेपेजियम बन के तैयार हुआ। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, इसका एरिया कितना आएगा A1, वो देखो। तो उसका फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 4 + 2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि क्या हुआ? 4 + 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, यानी कि 10। क्या है बेटा फॉर्मूला? हाफ ऑफ, बोलो, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो ये आ गया, जो कि कितना आएगा? ये 4 + 2 क्या हो जाएगा? 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 30। तो ये हो जाएगा 30। ओके, वंस अगेन मेरे पास एक और ट्रेपेजियम बन के आया। ये देखो, ये ट्रेपेजियम, ये पैरेलल साइड नजर आई। ये साइड और ये साइड क्या है? पैरेलल है। अच्छा, ये कितनी लंबाई है? 10। ये कितनी लंबाई है? 20। ये कितना डिस्टेंस है? 2, है ना? तो अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है, इसका एरिया क्या आएगा? A2। हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 10 + 20 डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, यानी कि 2। 2 कैंसिल, क्या आ गया? 30 अगेन, वंस अगेन 30। अच्छा देखो, ये शेप तो चलो जाना पहचाना है, ट्राइंगल है। थर्ड एरिया क्या आएगा? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना आएगा? 6 से शुरू होकर 10 पे खत्म, यानी कि 4। और हाइट कितना? 20। 2 कितना हो गया? ये 40। तो भाई ठीक है, मैं बोलूंगा एरिया अंडर द कर्व, तो वो क्या हो जाएगा? A1 + A2 + A3, यानी कि 30 + 30 + 40, यानी क्या हो गया बेटा? 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये क्या आया बेटा? चेंज इन मोमेंटम आया। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल वेलोसिटी। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चेंज इन मोमेंटम को mv2 - v1 = 100। ओके ठीक, चलो मान लो, वैल्यू डालो। मास कितना है बेटा? 2 किलो। v2 - 0 = 100। 2 1 = 250 50। v2 = 50 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अवर आंसर। देख लो, चलो लास्ट क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए। फोर्स वेरीज विथ टाइम एज शोन इन फिगर। फोर्स वक्त के साथ इस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। कैलकुलेट द इंपल्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द ड्यूरेशन ऑफ 6 सेकेंड। पहली बात तो इंपल्स पूछा है। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम। फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ में चेंज इन मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अरे बोलो भाई, वहां लिखा हुआ है ना, एरिया अंडर द कर्व, है ना? अब आपको एरिया अंडर द कर्व निकालना है, उससे चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, यानी कि इंपल्स मिलेगा। अच्छा, कहां से कहां तक के निकालना है? 6 सेकंड। तो पूरा मत निकालो एरिया, सिर्फ 6 सेकंड तक पूछा है ना, सिर्फ 6 सेकंड का निकालो। ठीक है, चलो अगर मैं देखूंगा यहां तक तो मेरे पास 2 शेप नजर आ रहे हैं, एक ट्रेपेजियम और एक रेक्टेंगल। ट्रेपेजियम का शेप देखो क्या आएगा? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 4, 1 से लेकर 3 तक क्या आया? तो 2, हाइट यानी कि 10, 4 और 2 6, 6 डिवाइड बाय 2 3, 3 × 10 10, 30। ठीक है, और एक आएगा A2, हाफ ऑफ बेस, 4 से 6 के बेस क्या आएगा? 2, हाइट क्या आएगा बेटा? -15, और 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बचेगा क्या? -15। क्योंकि इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये एरिया माइनस में आ रहा है तो आपको एरिया माइनस में ही रखना पड़ेगा, माइनस की साइन के साथ रखना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है भैया, सॉल्यूशन में जा रहा हूं मैं। तो मुझे निकालना है इंपल्स, जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम, जो कि हो जाएगा A1 + A2। A1 कितना बेटा? 30 + -15, ये हो जाएगा 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहां हमारे पास पहले पार्ट के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं, है ना? अब आप कोशिश करो, अब मॉड्यूल दिया हुआ है, अब स्टार्ट कर दो पहला पार्ट सॉल्व करने का। डीपीपी भी दे दिया, पहले डीपीपी सॉल्व करो, उसके आंसर सब दिए हुए उसके अंदर, है ना? आप देखो, मैच करो क्या हो रहा है, आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर उसके बाद आपका पहला बार बोल देता हूं, कल का टास्क
कल का टारगेट आप सबको डीपीपी सॉल्व करके लाना है। मुझे सबको आंसर्स मालूम होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए, अटेम्प्ट किए तो भी दिखना चाहिए, मैं चेक करूंगा। आधे अधूरे चलेंगे, गलत आंसर चलेंगे, सही आंसर तो अच्छा ही ऑफकोर्स वेलकम, है ना। हाँ, मगर गूगल के आंसर नहीं चलेंगे। मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन सा गूगल का कौन सा नहीं है ना, क्योंकि इतने साल से हम पढ़ा रहे हैं, हमने गूगल के आंसर भी देखे हुए कैसे लिखे जाते हैं कैसे नहीं। हमारा लिखने का तरीका अलग होता है, उनका अलग होता है, तो साफ समझ में आ जाएगा। तो डोंट ट्राई दैट।